जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बड़े एकदम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सबने चल रहे थे। आज की क्लास में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ट्यूबरकुलोसिस की अगर अपन बात करें तो जनरल जनरल इसके नाम पढ़ लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट में अपन टीबी बोलते हैं। टीबी टीबी के अपन जनरल जनरल नाम पढ़ लेते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। टीबी इज ऑल्सो नोन एज कोच डिजीज। पहला पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज कोच डिजीज। इसको कोच डिजीज के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर अपन बात करें, इसको टीबी को और भी नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन डिजीज। इसको कंजप्शन डिजीज के नाम से भी अपन जानते हैं क्योंकि इस ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है वेट लॉस आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसको कंजप्शन डिजीज के नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस को अपन फिथेसिस के नाम से भी जानते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज फिथेसिस। इसको नाम से भी अपन जानते हैं। वेट लॉस की कंडीशन आप लोगों को ट्यूबरकुलोसिस में देखने मिलेगी। जब अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट अपन क्या करने वाले हैं? कंसिडर करने वाले हैं। और ये फिथेसिस जो वर्ड है ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट प्लेक डिजीज। इसको अपन व्हाइट प्लेक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट प्लेक डिजीज। इसको व्हाइट प्लेक डिजीज के नाम से भी अपन जानते हैं। और खास बात इस ट्यूबरकुलोसिस की ये है, इसको अपन गरीबों की बीमारी भी बोलते हैं। इट इज द गरीबों की बीमारी, गरीबों की बीमारी। ठीक है, तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कोच डिजीज, कंजप्शन डिजीज। नेक्स्ट वन इज फिथेसिस जो कि ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। व्हाइट प्लेक डिजीज एंड गरीबों की बीमारी। इनको अपन, ये ट्यूबरकुलोसिस के अलग अलग नाम है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये नॉर्मल पूछ लेता है कि गरीबों की बीमारी कौन सी है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, मतलब गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग, उनको जो अफेक्ट करने वाली बीमारी वो ट्यूबरकुलोसिस है। भाई कुछ अमीरों की बीमारी होती है, अमीर लोगों को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर अपन डिस्कस करें ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की बात करें, हाइपरटेंशन वगैरह की अपन बात करें, ठीक है, तो वो जो है वो अमीरों की बीमारी होती है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया अमीरों की बीमारी। लेकिन अगर गरीबों की बीमारी की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस जो पुअर पीपल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको देखने को मिलता है, उनके अंदर ये अफेक्ट करती है। ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपन डिस्कस कर रहे हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को एक बार डिफाइन कर लेते हैं अपन, तो ध्यान देना। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगी। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस कंडीशन है। क्रोनिक इन्फेक्शियस कंडीशन, इन्फ्लामेशन भी आपको देखने को मिलेगा इन्फेक्शन के कारण। इट इज क्रोनिक इन्फेक्शियस कंडीशन। और किसके कारण आपको देखने को मिलती है? दैट इज मेनली ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम 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 ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण होने वाली जो बीमारी है उसको अपन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या फिर अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं ट्यूबरकल बेसिलाई। क्या बोल सकते हैं? ट्यूबरकल बेसिलाई। ट्यूबरकल बेसिलाई के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शियस कंडीशन आपको ये देखने को मिलती है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूबरकल बेसिलाई है, उसके द्वारा होने वाली ये बीमारी है। ठीक बात है क्या? अच्छा, अगर अपन बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, तो मेनली यूजुअली जो ट्यूबी आप लोगों को देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस की, अगर एक बार बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस जो यूजुअली आप लोगों को देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का क्या मतलब होता है? जो टीबी, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो आपको देखने को मिले, जो लंग्स को अफेक्ट करे, ये तो किसको अफेक्ट करेगा? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये तो लंग्स को अफेक्ट करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो लंग्स को अफेक्ट ना करे, उसके अलावा अफेक्ट करे, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से अपन जानते हैं। या फिर अपन सेकेंडरी टीबी बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ये किसको अफेक्ट करेगा? ये लंग्स को अफेक्ट करेगा। बाकी लंग्स के अलावा जो अफेक्ट करेगा उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या फिर सेकेंडरी टीबी के नाम से अपन जानते हैं। अगर जैसे कि बात करें किसको अफेक्ट कर सकता है? ब्रेन को। किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन को।
नेक्स्ट अगर बात करें लिम्फ, नेक्स्ट अगर बात करें लिम्फ हो गया, जैसे बोन हो गया, बोन, इंटेस्टाइन, 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 पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है, जॉइंट्स हो गए, जॉइंट्स, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिले, ब्रेन, लिम्फ नोड्स वगैरह हो गई, बोन हो गया, इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें जॉइंट्स हो गए अपने, तो इनको अगर अफेक्ट कर रहा है, किसी को भी अफेक्ट कर दे, तो उनको सबको अपन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से अपन जानते हैं, क्योंकि पल्मोनरी टीबी में तो मेनली किसको अफेक्ट होगा, लंग्स को अफेक्ट होगा। एम आई क्लियर और नॉट? और अपन यूजुअली क्या अफेक्ट होता है, या पल्मोनरी या ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें तो यूजुअली लंग्स अफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसीलिए अपन पल्मोनरी टीबी को अपन क्या करें, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक बात है क्या? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, यूजुअली ये एक इंसीडियस, बोले तो स्लो इन ऑनसेट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्लो, स्लो, स्लो इन ऑनसेट आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? स्लो इन ऑनसेट, स्लो इन ऑनसेट बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं इंसीडियस, इंसीडियस, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव अपन बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव। स्लो इन ऑनसेट, इंसीडियस, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज अपन इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये धीरे धीरे होने वाली बीमारी, धीरे धीरे मतलब इसमें ये बीमारी हो भी जाएगी, अफेक्ट भी हो जाएगा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलाई अंदर भी चला गया, और फिर जो है टाइम के साथ काफी देरी से आप लोगों को पता चलेगा, काफी देरी से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं स्लो इन ऑनसेट या इंसीडियस, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। ठीक है, और अगर सही टाइम पे अपन ने डायग्नोज कर लिया टीबी है, तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, बिल्कुल 100% क्योरेबल डिजीज है, ड्रग्स अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी अगर ये नहीं हो पा रहा है, मतलब टाइम पे डायग्नोज नहीं हुई, तो उस कंडीशन के अंदर जो लगभग 50 to 60% केसेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उन 50 to 60% केसेज के अंदर क्या हो जाती है, पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कुछ जनरल जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। और ईटियोलॉजी की अगर अपन बात करें, ईटियोलॉजी में तो एक बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, और बैक्टीरिया का नाम अपन ने ऊपर लिख दिया है, दैट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम, दैट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम, इट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम आप लोगों को देखने को मिलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की क्या कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की अगर अपन बात करें, तो ये इसकी एग्जैक्ट ईटियोलॉजी हो गई। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की भी अपन बात करें, या ट्यूबरकल बेसिलाई की अगर अपन बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, ये एक स्ट्रिक्ट एरोब है। क्या है ये? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बोल दो या फिर ऑब्लिगेट बोल दो, क्या बोल दो, ऑब्लिगेट एरोब है, एरोब। तो इट इज ए स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोब। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ऑक्सीजन की इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, तो ये स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एरोब है। इट विल सर्वाइव, इट विल ग्रो, इट विल मल्टीप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की सप्लाई हाई अमाउंट के अंदर चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इट इज रॉड शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर बात करें, रोड शेप बैक्टीरिया, ये रोड शेप बैक्टीरिया, ये अपन कंसिडर कर सकते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, कैसा बैक्टीरिया है? ये रोड शेप बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नोट? नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई, इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई, इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई। ये एसिड फास्ट बेसिलाई आप लोगों को देखने को मिलता है, इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि इट सिक्रीट्स नियासिन, इट सिक्रीट्स, इट सिक्रीट्स नियासिन। ये जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है, किसका सिक्रीशन करेगा? नियासिन का सिक्रीशन करेगा। और एमसीक्यू डालना है इसके ऊपर, क्या डालना है? एमसीक्यू डालना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है कि किसका सिक्रीशन करता है, ये नियासिन का सिक्रीशन करता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो लेंथ और विड्थ की अगर बात करें, लेंथ और विड्थ की अगर अपन बात करें, लेंथ और विड्थ आपको कितनी देखने को मिलती है? 3 μm इंटू 0.5 μm,
इतनी आपको इसकी लेंथ और विड्थ देखने को मिलती है, क्योंकि रोड शेप का बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए। तो लेंथ की बात कर दी अपन ने, विड्थ की बात कर दी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इट इज ए नॉन सीलिएटेड, इज ए नॉन सीलिएटेड, कोई सीलिया इधर प्रेजेंट नहीं होता, नॉन सीलिएटेड। नेक्स्ट वन इज नॉन स्पोरुलेटिंग, नॉन स्पोरुलेटिंग, नॉन सीलिएटेड, नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया, नॉन सीलिएटेड, नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इट इज ए नॉन सीलिएटेड नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया, मतलब कोई इसकी स्पोर फॉर्म भी आप लोगों को प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगी। नई नई स्पोर जो होते हैं, नए नए स्पोर, उनका फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, और क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, जो इसकी सेल वॉल आपको देखने को मिलती है, सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें, इट सिंथेसाइज, इट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज माइको, माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड किसको सिंथेसाइज करती है, माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस करती है। तो फैटी एसिड की क्रॉस लिंक्ड फैटी एसिड की चेन आपको देखने को मिलती है और सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। तो क्रॉस लिंक्ड चेन्स, क्रॉस लिंक्ड चेन्स, चेन्स ऑफ फैटी एसिड, क्रॉस लिंक चेन्स ऑफ फैटी एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सेल वॉल, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके बारे में जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट और अगर बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है, इसका इसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी जो सेल वॉल जो देखने को मिलते हैं उसमें एक कंपोनेंट और देखने को मिलता है, माइकोलिक एसिड के साथ में एक और देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज लिपो, लिपो अरेबिनो, अरेबिनो मेनन, ये भी आपको देखने को मिलता है। और कहां पर देखने को मिलता है, ये भी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या, लिपो एरेबिनो मेनन, ये आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका जो यूज है, अभी अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्पेशल पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल, ये अफेक्ट ज्यादा कहां पर करता है, तो इसकी अगर बात करें, इट मेनली अफेक्ट, मेनली अफेक्ट, मेनली अफेक्ट, मेनली अफेक्ट द अपर लोब, मेनली अफेक्ट द अपर लोब, अपर लोब ऑफ लंग्स, मेनली अफेक्ट द अपर लोब ऑफ लंग्स। तो अपर लोब ऑफ लंग्स है, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये वेंटिलेशन परफ्यूजन जो रेशियो मैंने डिस्कस किया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, उसमें भी ये पॉइंट वहां पर मैंने कंसिडर करा है कि जो अपर लोब है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, एक बार समझते हैं इसको, ध्यान देना। ये ट्रैकिया बना रहा हूं, लेट्स सपोज दिस इज ट्रैकिया एंड on the superior T5 portion, thoracic fifth portion, the trachea bifurcates into two। और ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है जहां पर बाइफर्केशन देखने को मिलता है ट्रैकिया का, इसको अपन कैरिना के नाम से जानते हैं। और राइट लंग के अंदर जो एंटर करता है इसको अपन बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और लेफ्ट के अंदर जो एंटर करता है इसको क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। एक तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली, ये जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, ये जो है वो अपर लोब किसको अफेक्ट करता है, अपर लोब को अफेक्ट करता है, अपर लोब। लेट्स सपोज दिस इज दैट बैक्टीरिया, ओके, लेट्स सपोज दिस इज दैट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है ये किसको अफेक्ट कर रहा है, अपर लोब को अफेक्ट करता है, अपर लोब को। अपर लोब को क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर अपर लोब की अगर बात करें, अपर लोब, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा देखने को मिलता है, ऑक्सीजन टेंशन इज हाई। ऑक्सीजन टेंशन क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑक्सीजन टेंशन कहाँ क्या रहता है, यहाँ पर हाई रहता है। ये पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगर अपन बात करें लंग्स में, तो लोब की, ये अपर लोब आपको देखने को मिल रहा है, बीच में मिडल लोब होता है, थर्ड जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है लोअर लोब होता है। तो अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये किसको अफेक्ट कर रहा है, इधर ये अपर लोब को अफेक्ट कर रहा है,
क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इधर, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इधर, एक पॉइंट और कंसिडर करना, ये सुपीरियर लोब, ये मिडल लोब, ये इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लंग की अगर बात करें, लेफ्ट लंग के अंदर एक तो एक लोब आपको देखने को मिलता है सुपीरियर लोब, एक होता है इंफीरियर लोब, ये आपको देखने को मिलता है, मतलब ऊपर वाले लोब को ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन की अगर एक बार बात करें, किसकी बात करें, वेंटिलेशन परफ्यूजन की, तो इस एरिया के अंदर जो सेकंड नंबर का जो मिडल लोब आपको देखने को मिलता है, इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, 0.8 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 0.8 वेंटिलेशन परफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब एयर जो इसके अंदर एंटर कर रही है एक्सचेंज के लिए, और इधर ब्लड सप्लाई आपको एंटर कर रही है, तो क्यू का मतलब तो परफ्यूजन, और वेंटिलेशन का क्या मतलब हो गया, जो एयर इसके अंदर एंटर कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ गैस एक्सचेंज, एल्वुलर वेंटिलेशन लिखा है, और उसका नॉर्मल वैल्यू कितना आता है, 0.8 आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर पाइप लगा रखा है, एक पाइप लगा रखा है और उसके अंदर से फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड, और उसको यहाँ पर लगा दिया, तो फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा आएगा, जब नीचे की तरफ फ्लूइड होगा वो ज्यादा आएगा। मतलब अगर ब्लड जो है, ब्लड की बात करें तो वो थर्ड पार्ट के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और थर्ड पार्ट के अंदर अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो वेंटिलेशन परफ्यूजन का रेशियो जो आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ ये परफ्यूजन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या हो जाएगा, 0.8 से कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर की अगर अपन बात करें, फर्स्ट अपर लोब की अगर बात करें, वेंटिलेशन परफ्यूजन, इसकी अगर बात करें, क्योंकि परफ्यूजन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इधर कम देखने को मिलता है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है ये 0.8 से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस लोब की अगर बात करें, अपर लोब की अगर अपन बात करें, तो अपर लोब के अंदर एयर जा तो रही है, एयर जा तो रही है, लेकिन एडिक्वेटली परफ्यूजन वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो वो एयर जो है वहां पर वेस्टेड हो रही है। सिंपल बात, इस लोब के अंदर एयर जो है, एयर वो एंटर कर रही है, एयर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और एयर अगर एंटर कर रही है, इधर सुनना, ये अपन ने बनाए एयर स्पेसेस, ये क्या बनाए, एयर स्पेसेस, एयर एंटर तो कर रही है इधर इस लोब के अंदर, लेकिन अगर अपन बात करें, यहाँ पर देखने को मिल रही है पल्मनरी कैपिलरीज, क्या देखने को मिल रही है, ये पल्मनरी कैपिलरीज देखने को मिल रही है। अब एयर तो एंटर कर रही है, लेकिन परफ्यूजन एडिक्वेट अमाउंट के अंदर नहीं है, तो ये कम आपको देखने को मिला परफ्यूजन। अब एयर जो इधर एंटर कर रही है, क्या वो इजिली क्या वो इसमें प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगी, क्या प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि परफ्यूजन एग्जैक्ट नहीं है। आइडियली होना क्या चाहिए, जितनी यहाँ पर एयर जा रही है उतना ही परफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, ये रेशियो मेंटेन रहे, कि जितनी जैसे 100 ml इधर ब्लड आ रहा है और 100 ml एयर है, तो 100 ml एयर इधर क्या करता है, डिफ्यूज करता है इसके अंदर, तो वो आइडियली क्या हो जाए, मैच हो जाए। लेकिन अब क्योंकि परफ्यूजन जो आपको देखने को मिल रहा है, परफ्यूजन क्या है, कम है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो ब्लड है वो इधर आ नहीं रहा है, और ब्लड अगर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन के अंदर जो एयर का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा वो देखने को तो मिलेगा, लेकिन क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। और अगर कम देखने को मिलेगा तो एयर जो रहेगी वो अपर लोब के अंदर क्या रहेगी, यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी, एयर अपर लोब के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और जो एयर यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, इसको अपन वेस्टेड एयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, वेस्टेड एयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वेस्टेड एयर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वेस्टेड एयर देखने को मिलती है। अब वेस्टेड एयर, क्योंकि कंटिन्यूअसली पर्सन इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा, तो यहाँ पर वेस्टेड एयर अगर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर किसका कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, अपर लोब में ऑक्सीजन का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन का कंटेंट अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि बैक्टीरिया किस टाइप का है, ऑब्लिगेट एरोब है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। ये ऑक्सीजन जो है गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस एरिया के अंदर आपको, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, वेस्टेड एयर आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बैक्टीरिया आराम से इजीली ग्रो कर सकता है, इसीलिए इस अपर लोब को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन की क्लास ले लो, पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वेंटिलेशन परफ्यूजन रिकॉर्ड कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वहां से लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी अपने को सिंपल लाइन याद रखनी, यहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा होता है, खत्म कहानी। इधर ये भी यही बात खत्म होगी, ऑक्सीजन टेंशन यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया के लिए स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एरोब है, यहाँ पर आप लोगों की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? एम आई क्लियर और नो?
तो कुछ पॉइंट अपन इधर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक बार अपन रिस्क फैक्टर्स की बात कर देते हैं। किसकी बात कर देते हैं, रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स की एक बार बात कर देते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहा है, तो रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना एक बार, पहला पॉइंट ओल्डर एज। ओल्डर एज, ओल्डर एज हो गई, छोटे चिल्ड्रंस हो गए, चिल्ड्रंस, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर आर हायर रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये भी ध्यान रखना। और ओल्डर एज की भी बात करें तो मेल्स आर हाईली रिस्क या मेल्स आर मोर प्रोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो मेल रेशियो इज मोर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इज स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। इफ एनी पेशेंट इज ए क्रोनिक स्मोकर और वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, then that patient is on the risk for developing pulmonary tuberculosis. नेक्स्ट पॉइंट पे चले, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। अगर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, भले ही उसके साथ में क्या चल रही हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रही हो, क्या चल रही हो उसमें, लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया उसने, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है उनका एक साइड इफेक्ट होता है, वो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर चल रही है तो भी पॉइंट ध्यान रखना है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर अपन बात करें कोई पेशेंट HIV एड्स वगैरह उसको हो रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को ही विल बी द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, स्लम एरियाज, स्लम एरियाज, कोई जो है कम्युनिटी है वो स्लम एरियाज के अंदर आप लोगों को देखने को मिली है। स्लमी एरियाज के अंदर मतलब जो झुग्गी झोपड़ी होती है, झुग्गी झोपड़ी, उनके अंदर रह रहे हैं और वो बिल्कुल पास पास में रह रहे हैं, है ना, बिल्कुल पास पास में। तो एक को कोई इन्फेक्शन हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया, ठीक है, तो दूसरों को भी स्प्रेड होने की क्या रहती है उसके अंदर, ज्यादा मतलब अगर एक को हो गया तो दूसरों में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं स्लम एरियाज के अंदर। या फिर अगर बात करें पुअर, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की अगर बात करें तो वो क्या रहते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर रहते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज भी नहीं होते, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान जो प्रोग्राम्स हैं वो चला रही हैं, प्लान्स वगैरह चला रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनके पास प्रॉपर तरीके से प्लान्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह अगर नहीं पहुंच पा रही है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, तो उन कंडीशंस में ये रिस्क फैक्टर्स के ऊपर रहेगा, उनके अंदर भी डेवलप हो सकता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए देखना पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, स्लमी एरियाज, और अगर बात करें पावर्टी, किसकी बात कर सकते हैं, पावर्टी मतलब गरीबी, गरीबी, तो गरीबी में कोई रह रहा है, इसीलिए इसको अपन गरीबों की बीमारी बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, गरीबों की बीमारी अपन बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या क्या पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, और पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये आप लोगों को मेनली किस में देखने को मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पर देखने को मिलता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये जो है ये हाईली कॉन्टाजियस, हाईली कॉन्टाजियस, हाईली कॉन्टाजियस, हाईली कॉन्टाजियस का मतलब हाईली अफेक्टिंग करने वाली और कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल अपन बोल सकते हैं, हाईली कॉन्टाजियस बोल दो, हाईली कम्युनिकेबल बोल दो, ये आप लोगों को देखने को मिलती है ये। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एयरबोर्न, इसके माध्यम से एयरबोर्न, एयरबोर्न, एयरबोर्न के माध्यम से क्या करती है, स्प्रेड कर सकती है। एयरबोर्न के अंदर जैसे कि अगर बात करें ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसकी बात कर सकते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो किसी ने ड्रॉपलेट्स क्या कर दिए, ड्रॉपलेट्स डाल दिए किसी के सामने, इन्फेक्टेड पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन एक नॉर्मल पर्सन के सामने बैठा और ड्रॉपलेट्स जैसे कि
कफिंग कर दी, स्नीजिंग कर दी, जोर से बोल दिया उसके सामने, तो उस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर बात करें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कैसे स्प्रेड हो सकता है, तो कफिंग हो गया, क्या हो गया, कफिंग, कफिंग। नेक्स्ट अगर बात करें स्नीजिंग, स्नीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट शाउटिंग, शाउटिंग, ठीक है। कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, शाउटिंग हो गया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एयरबोर्न के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से ऐसे स्प्रेड हो सकता है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, तो ये कुछ पॉइंट अपन ने अपने रिस्क फैक्टर हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलता है, तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी और पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखना, जैसे कि कोई पर्सन है, हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर, या फिर अगर बात करें प्रिजनर्स हैं, वो क्या है, प्रिजनर्स, जेल के अंदर, किसमें रह रहे हैं, जेल के अंदर रह रहे हैं जी, जेल के अंदर, जेल के अंदर रह रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा कम्युनिटी के अंदर वहां पर रह रहे हैं, और किसी को अगर अफेक्ट हो गया तो उसके उसके अंदर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फैलने की हाई रिस्क रहती है। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर हो गए। मेन इटियोलॉजी जो आपको देखने को मिलती है, मेन इटियोलॉजी क्या होती है, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द मेन इटियोलॉजी। हमें क्लियर और नॉट? तो ये चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर लेते हैं। तो ईटियोलॉजी की बात कर दी, रिस्क फैक्टर की अपन ने बात कर दी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये कुछ अपन ने एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की भी बात करी है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, ये पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, स्लम एरियाज वगैरह हो गए, इनकी मैंने बात करी है। तो ये सारे के सारे क्या है, रिस्क फैक्टर्स के ऊपर रहते हैं। बाकी और कोई किसी के अगर इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, कोई इन्फेक्शियस कंडीशन ऑफ लंग्स, इन्फेक्शियस कंडीशन ऑफ लंग्स, अगर इन्फेक्शियस कंडीशन देखने को मिल रही है लंग्स के अंदर, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, वो रिस्क फैक्टर के ऊपर रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कर लेते हैं कंसिडर। अब अपन बढ़ते हैं इसके अंदर आगे, बढ़े एक बार आगे, चलो अपन चलते हैं आगे। अब अपन जो पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इट। क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है किसकी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी अपन डिस्कस कर रहे हैं। और पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मुझे ये पूरा बोर्ड जो है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, come to the point, that is the pathophysiology। एक एक पॉइंट का अपन जिक्र करते हैं। देखो भाई, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोल दो और सेकेंडरी टीबी बोल दो, अगर लंग्स के अलावा कोई भी अफेक्ट कर रहा है, कोई भी ऑर्गन कुछ इफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन उसको सेकेंडरी टीबी या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अपन बोलते हैं। अब चलते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। किस पे चलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। चलो पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं अपन। तो पैथोफिजियोलॉजी को अपन समझते हैं कैसे कैसे आपको देखने मिलेगी। ये मैं बना रहा हूँ, ये ट्रैकिया, ये क्या बना रहा हूँ, ट्रैकिया में बना रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट, आई एम मेकिंग ओनली वन लंग, मैं सिर्फ एक लंग बना रहा हूँ ना, एक लंग मैंने बनाई है, राइट लंग, दैट इज द राइट लंग, राइट लंग बनाई है। और राइट लंग में भी मेनली किसको, अपर सेगमेंट को लेके जाओ, अपर लोब को लेके जाओ, अपर लोब को, अपर लोब को सप्लाई करो, ठीक है। ये आप लोगों के एयरवेज बना दिए ये, ठीक है क्या, ओके। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। बाकी ये लो, अब सुनना ध्यानपूर्वक बात। बैक्टीरिया जो है, लेट सपोज दिस इज दैट बैक्टीरिया, दिस इज दैट बैक्टीरिया, ये आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, दैट इज दैट बैक्टीरिया। हमें क्लियर नोट, इट इज अ वेरी एग्रेसिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो इस बैक्टीरिया को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। किस नाम से जानते हैं इसको, माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम। या फिर अपन जान सकते हैं सिंपल बात, ट्यूबरकल बेसिलाई, इट इज ए रोड से बैक्टीरिया, इसको ट्यूबरकल बेसिलाई के नाम से अपन जानते हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई। तो ये जो है, ये एंटर करता है,
किसके माध्यम से? अभी अपन ने डिस्कस किया है, अपन ने डिस्कस किया है, दैट इज एस स्प्रेड थ्रू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से क्या करता है? स्प्रेड करता है इन्फेक्टेड पर्सन से। जैसे खांसी कर दी किसी के सामने, स्नीजिंग कर दी, जोर जोर से कोई हंस रहा हो उसके सामने, चिल्ला रहा हो, शाउट कर रहा हो, लाफिंग कर रहा हो, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स रहते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर ले, दूसरा पर्सन इसको एयर के माध्यम से इंस्पायर कर ले अंदर की तरफ। और इंस्पायर अगर करेगा तो इसको डिफेंस जो है बॉडी के, उन डिफेंस को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। तो बॉडी के डिफेंस क्या क्या देखने को मिलेंगे कि हो सकता है ये जो बैक्टीरिया है ये सीलिया के अंदर क्या हो जाए? ट्रैप हो जाए। पहला तो पॉइंट क्या, ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ गया और ये नाक के अंदर चला गया, नाक में सीलिया जो प्रेजेंट है उधर क्या हो गया? ट्रैप हो गया। सीलिया के कारण क्या हो गया? ये रिमूव हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, इसको म्यूकस मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यूकस। तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, म्यूकस होगा। वो म्यूकस के अंदर ये बैक्टीरिया क्या हो सकता है? ट्रैप हो सकता है, और वो भी म्यूकस में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें अगर इस बैक्टीरिया की, तो ये बैक्टीरिया जो आप लोगों के नॉर्मल रेस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल रेस्पॉन्स, जैसे कि अगर बात करें सीलिया के अंदर ट्रैप भी नहीं हो पाया, म्यूकस जो है, म्यूकस से भी जो म्यूकस आपको देखने को मिल रहा था उसके अंदर भी ट्रैप नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट ये एंटर करता है नीचे की तरफ। ये बैक्टीरिया एंटर करता है नीचे की तरफ और ये उस एरिया के अंदर जाता है जहां पर ये एक्सेसिव ग्रोथ कर पाए। और एक्सेसिव ग्रोथ कहां पर कर पाएगा? ये एक्सेसिव ग्रोथ अपर लोब के अंदर कर पाएगा, तो ये वहां पर पहुंचता है। क्लियर बात है क्या? वहां पर पहुंचता है। तो जो अपर लोब जो आपको देखने को मिल रही है वहां पर ये रीच करता है, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर ट्यूबरकल बेसिलाई, वहां पर ये पहुंचता है। जो भी आपके प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको क्या करा इसने? चीर फाड़ करा, उनको तोड़ता हुआ आगे की तरफ ये बढ़ता हुआ गया और लास्ट के अंदर वहां पर पहुंच गया जहां पर ये मैक्सिमम ग्रोथ वहां पर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है वो कौन सी सेल आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव सेल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, इधर कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी? इधर भी प्रोटेक्टिव सेल्स देखने को मिलती है। और ये जो प्रोटेक्टिव सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इनकी अगर अपन बात करें, इनको अपन जानते हैं एल्वुलार मैक्रोफेजेज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एल्वुलार मैक्रोफेजेज के नाम से जानते हैं। एल्वुलार मैक्रोफेजेज, एल्वुलार मैक्रोफेजेज, या फिर अपन बोल सकते हैं डस्ट सेल। किसके नाम से जानते हैं? डस्ट सेल के नाम से जानते हैं, डस्ट सेल के नाम से। क्लियर बात है क्या? तो डस्ट सेल के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पर, तो डस्ट सेल एक फेगोसाइटिक सेल है, वो भी क्या करेगी? इसको फेगोसाइटोज कर लेगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब डस्ट सेल जो है, डस्ट सेल या फिर एल्वुलार मैक्रोफेजेज है, इस बैक्टीरिया को क्या करेंगी? फेगोसाइटोज करेंगी। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके इधर बना रहा हूँ। ठीक है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये अपन ने बनाई एयर स्पेसेस, बनाई इधर, ये लो ये एयर स्पेसेस बना दी, ये लो ये बना दी। इधर यहाँ पर जो आपको वॉल देखने को मिल रही है, एल्वुलार वॉल, यहाँ पर आप लोगों को सेल्स भी देखने को मिल रही है। कौन सी सेल्स देखने को मिल रही है? इधर, इधर आप लोगों को मैक्रोफेजेस देखने को मिल रही है, एल्वुलार मैक्रोफेजेस देखने को मिल रही है। और ये बैक्टीरिया जो था, ये बड़ा बैक्टीरिया, ये आया इधर, ये बैक्टीरिया इधर पहुंच गया है इसके पास में। ठीक है, ये पॉइंट अपन इधर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया आ गया। अब ये एल्वुलार सेल या एल्वुलार मैक्रोफेज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सेल, डस्ट सेल, ये क्या करेगी? इसको फेगोसाइटोज करेगी। इसको फेगोसाइटोज करेगी क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन करना है, कैसे भी करके इसको किल करना है, तो इसको फेगोसाइटोज करने की कोशिश करेगी। अब फेगोसाइटोसिस में होगा क्या? सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये बैक्टीरिया का, ये सुनना ध्यानपूर्वक बात, इधर आप लोगों का एक नॉर्मल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होता है? एक्टिवेट होता है। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की अगर बात करें, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आप लोगों का यहाँ पर एक्टिव होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की अगर बात करें तो यहाँ पर C3b, कौन सा? C3b, ये C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? एक्टिव होता है। और ये जो होता है ये इसको क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। तो ये आप लोगों की डस्ट सेल देखने को मिल रही थी। इस डस्ट सेल की अगर बात करें, इस डस्ट सेल की, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव हुआ। अब ये क्या करेगा? इसको बाइंड कर लेगा। बहुत जरूरी है ये प्रोसेस, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया इस मैक्रोफेज को अंदर की तरफ फेगोसाइटोज करना है तो भाई इसको चिपकाना पड़ेगा। पहले पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर चिपकेगा नहीं तो हो सकता है ना कि ये इसके पास में तो आए लेकिन यहाँ से निपट जाए और दूर चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है
ये थी, ये सेल थी, मैक्रोफेज थी, इसके पास में बैक्टीरिया आया आया आया, टच करा और टच करके आया है, वो टच लेकर फिर दूर भाग गया। लेकिन अब इसको अंदर की तरफ चाहिए, अंदर की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बोले तो C3b ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है तो इसको बिल्कुल क्या कर लेगा, बिल्कुल स्टिक कर लेगा अपने पास में। और अगर यहाँ पर ये स्टिकिंग आप लोगों को देखने को मिली, स्टिक कर लेता है, तो इसको अपन बोलते हैं स्टिक कर लिया, इसके साथ में क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है, स्टिक कर लिया। इसी प्रोसेस को अपन ऑप्सोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑप्सोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्सोनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन किसके कारण, ये C3b जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण ऑप्सोनाइजेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो इसके कारण ऑप्सोनाइजेशन होता है। ठीक बात है क्या इतनी, तो ये इसके क्या हो गया, अब चिपक गया। एम आई क्लियर। अच्छा, चिपकने के बाद जरूरी है ये अंदर की तरफ एंटर करे, तो चिपक गया तो मतलब दूर नहीं जाएगा। तो ये जो सेल आप लोगों को देखने को मिल रही है, नाउ दिस सेल इज वेरी वेरी हैप्पी। ये सेल अब क्या है, ये बहुत ज्यादा खुश है। क्यों ज्यादा खुश है, क्योंकि ही इज गोइंग टू टेक सम मील्स। और ये जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये इस मैक्रोफेज के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, फैगोसाइटोज कर लिया जाएगा ऑप्सोनाइजेशन के बाद। तो इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया था, इसको किसने फैगोसाइटोज किया, इसको एल्वुलार सेल, कौन सी सेल, एल्वुलार सेल, इसने क्या कर लिया, फैगोसाइटोज कर लिया। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है इधर, इसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है, तो फैगोसाइटोसिस हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, अब ये बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, किसमें, इसमें डस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ये जो आप लोगों का बनता है, इसको अपन फैगोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, फैगोसोम। फैगोसोम, ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ प्रेजेंट आपको देखने को मिला, ये फैगोसोम है, इसको फैगोसोम बोलते हैं। खास बात इसकी कि ये बैक्टीरिया जो है वो मैक्रोफेज के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन खास बात इसकी ये क्या, इट विल नॉट डिस्ट्रॉयड एयर, इट विल नॉट किल्ड, इट विल नॉट किल्ड और डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड इनसाइड इट, इनसाइड इट। सिंपल बात ये कि ये मैक्रोफेज के अंदर तो चला गया, फैगोसोम जो है, फैगोसोम, अब ये फैगोसोम बन गया। इस फैगोसोम में बैक्टीरिया प्रेजेंट तो है इसके अंदर, लेकिन खास बात ये कि अब इसको डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा मैक्रोफेज से। अच्छा, बताऊंगा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी सेल वॉल के अंदर, इसकी सेल वॉल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा, बिकॉज, बिकॉज बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर बात करें, वहां पर आपको लिपो अरेबिनोमेन ये आप लोगों को देखने को मिला था। अभी अपन ने डिस्कस किया था लिपो अरेबिनो कैन, लिख देता हूं पूरा नाम, लिपो अरेबिनो, अरेबिनो मैन नन, ठीक है, लिपो अरेबिनो मैन नन, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा था। याद करो सेल वॉल के अंदर, अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है। और ये अगर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो है ये इसके डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय को नहीं होने देगा। स्पेशल अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये लिपोरेबिनो मेनिन जो आपको देखने को मिलता है, ये कैल्शियम की एंट्री को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो कैल्शियम की एंट्री डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, और कैल्शियम की एंट्री अगर डिक्रीज हो गई यहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, ये फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगा। पूरा बहुत लंबा सा प्रोसेस अपना इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कैल्शियम की एंट्री क्या हो जाती है, इधर डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण कैल्शियम की एंट्री अगर डिक्रीज हो जाती है, तो ये यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को इधर देखने को नहीं मिल पाता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखें। अब हो क्या रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है फैगोसोम अंदर की तरफ बैक्टीरिया है, और अंदर की तरफ बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है वहां पर, वो वहां पर क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। वो कैसी भी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है वो अंदर, लेकिन वो प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। सिंपल बात, तो ये आपको देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, ये जो आपको देखने को मिल रही है स्ट्रक्चर, ये ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कर देती है। किनका फॉर्मेशन कर देती है, ग्रेन्युलोमा, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कर देती है, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन। और ग्रेन्युलोमा जो होता है वो रप्चर हो सकता है, ग्रेन्युलोमा क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। और रप्चर वगैरह हो गया वहां से, तो वहां पर
कैविटीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कैविटीज का, और वही कैविटीज जो होती है वो एक्स रेज के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अपर लोब के अंदर जब देखोगे तो कैविटीज आप लोगों को देखने को मिलती है। कैविटीज, तो अगर ये रप्चर वगैरह हो गया वहां पर तो कैविटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। या फिर अगर बात करें स्कार, यहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और उन स्कार को जब एक्सरे अपन करते हैं तो एक्सरेज के अंदर अपने को पता चल जाता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या प्रोसेस डिस्कस कर लिया, अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ आके वो क्या कर रहा है, जो मैक्रोफेज है उसके अंदर चला गया, लेकिन वहां पर जो है उसका डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसके कारण। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था ना, ऑप्सोनाइजेशन के माध्यम से अंदर गया, ये सारे पॉइंट अपन ने कवर कर दिए, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है। अब ये क्या है, वो इसके अंदर ही प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आगे की प्रोसेस अपन डिस्कस करते हैं कि आगे क्या क्या कार्यक्रम इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं अपन। ये पॉइंट यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट अपन ने जो एक्सरे के अंदर स्कार या कैविटीज आपको नजर आते हैं उनका पॉइंट मैंने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपको क्या कार्यक्रम देखने को मिलता है इसके अंदर, सुनना ध्यानपूर्वक बात। क्या कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा इधर कि ये कौन सी सेल, ये मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज, ये लो मैक्रोफेज अपन ने बनाई। इस मैक्रोफेज के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट, मैक्रोफेज के अंदर क्या प्रेजेंट, बैक्टीरिया प्रेजेंट। ये लो ये बैक्टीरिया अपन ने बनाया, तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर। और इस मैक्रोफेज के सराउंडिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ डैमेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इंजरी वगैरह देखने को मिल रही है इस बैक्टीरिया के कारण, तो यहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलेगा। और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में इस मैक्रोफेज के चारों तरफ स्पेशल टाइप की सेल्स, बोले तो कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। कौन सी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आप लोगों को इसके चारों तरफ देखने को मिलती है। कौन सी सेल्स देखने को मिलती है, टी लिम्फोसाइट्स इसके चारों तरफ देखने को मिलती है। ये टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स इधर चारों तरफ आप लोगों को इसके चारों तरफ देखने को मिल रही है। ठीक बात है क्या इतनी। इन्फ्लामेशन, ये क्यों देखने को मिल रहा है, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के कारण आप लोगों को ये देखने को मिल रही है, इन्फ्लामेशन के कारण। ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण आपको देखने को मिली। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर अपन बात करें तो ये आप लोगों की टी लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिल रही है। बाकी इस एरिया के अंदर बैक्टीरिया वगैरह है, तो न्यूट्रोफिल्स भी इस एरिया के अंदर क्या रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इस एरिया में क्या देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी आपको देखने को मिलेगी। न्यूट्रोफिल्स का भी एक्शन जो होता है वो फैगोसाइटिक एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो न्यूट्रोफिल्स भी इस एरिया के अंदर, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अगर चल रहा है तो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी अगर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है तो टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह देखने को मिल रही है। बाकी इधर जो है वो आप लोगों को एक्सुडेट भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक्सुडेट भी देखने को मिलेगा। तो इधर चारों तरफ क्या देखने को मिला, एक्सुडेट, दैट इज नोन एज एक्सुडेट। ये आपको देखने को मिलता है एक्सुडेट। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलता है, एक्सुडेट आपको देखने को मिलता है, एक्सुडेट। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसी को अपन ग्रेन्युलोमा के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से अपन जानते हैं, इसी को अपन ग्रेन्युलोमा के नाम से जानते हैं। तो ग्रेन्युलोमा जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये ग्रेन्युलोमा जो है वो स्कार का फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। और स्कार का फॉर्मेशन अगर देखने को मिल रहा है तो वो एक्सरे के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा, वहां पर कैविटीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर क्या कर दिया, डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें तो क्या पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिलता है किसका, गोन्स का। गोन फोकाई बनता है, गोन्स, गोन्स फोकाई। क्या बनता है, गोन्स फोकाई बनता है, गोन्स फोकाई। क्या बनता है इधर, गोन्स फोकाई बनता है, गोन्स फोकाई। अच्छा, गोन्स फोकाई की अगर अपन बात करें तो गोन्स फोकाई में क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर अपन पॉइंट कंसिडर करें इधर तो ध्यान देना। इधर ये मैक्रोफेज आपको देखने को मिल रही थी, ये क्या देखने को मिल रही थी, ये मैक्रोफेज आपको देखने को मिल रही थी, ये लो मैक्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इधर अंदर की तरफ, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है ही, ये लो ये बैक्टीरिया, ये बनाया अपन ने, बैक्टीरिया बना दिया इधर। ठीक है, ये बना दिया। बाकी ये एक्सुडेट वगैरह, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह आ गई। इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के चेंज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, स्पेशल टाइप के चेंज आपको देखने को मिलते हैं।
और ये स्पेशल टाइप के चेंज के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कैसियस टाइप की नेक्रोसिस डेवलप होगी, नेक्रोसिस होगा इधर। इधर क्या चीज देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस डेवलप होगा इधर। तो इधर अपन लिख देते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल ही रही थी चारों तरफ, टी लिम्फोसाइट्स हो गई, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स ये हो गई टी लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, ये एक्सुडेट था, एक्सुडेट, येलो एक्सुडेट, एक्सुडेट यहाँ पर इंफ्लामेशन के अंदर आ ही रहा है, ये एक्सुडेट प्रेजेंट है। और इस एरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इस एरिया के अंदर जहां पर ये अफेक्ट हो रहा है वहां पर एक स्पेशल टाइप की नेक्रोसिस डेवलप होती है। और वो नेक्रोसिस जो है उसको अपन बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस। किस नाम से जानते हैं, कैसियस नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस की अगर अपन बात करें तो कैसियस नेक्रोसिस का मतलब क्या होगा, इस एरिया के अंदर चीज, चीज लाइक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, चीज, चीज चीज बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, इरिवर्सिबल सेल डेथ। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल डेथ, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल डेथ। तो इरिवर्सिबल सेल डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी इस एरिया के अंदर, ये चीजों की डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर चीज चीज लाइक फॉर्मेशन, जैसे चीज होती है ना सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी खास बात इधर स्मेल भी आपको देखने को मिल सकती है, तो फाउल स्मेल भी आपको देखने को मिल सकती है ना। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को इधर देखने को मिलेगी। तो ये जो होता है गोन्स फोकाई, अपन इसी को बोलते हैं कि गोन्स फोकाई के अंदर ये कैसियस नेक्रोसिस, चीज लाइक रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है, डेवलप होती है। मतलब चीज चीज जैसा बढ़ जाएगा इधर पूरी तरीके से, क्योंकि नेक्रोसिस हो रहा है, खराब खराब चीजें, क्योंकि ये बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया क्योंकि अंदर जिंदा है, बैक्टीरिया अगर जिंदा है तो अंदर से क्या कर रहा है, ये टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है, और वो टॉक्सिन्स को रिलीज करता जा रहा है। बाकी ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है, तो इनके बीच में लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। और अगर इनके बीच में अगर लड़ाई डेवलप हो रही है, लड़ाई किसके किसके बीच में, एक तो इम्यून रेस्पॉन्स और इस बैक्टीरिया के रेस्पॉन्स में, तो उस कारण से पर्टिकुलर यहाँ पर आप लोगों को कचरा सा देखने को मिलता है, उसी को अपन चीज चीज बोलते हैं, चीज चीज जैसा कचरा सा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट देखने को मिलेगा, कैसियस नेक्रोसिस, व्हाइट 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 आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी को अपन गोन्स फोकाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, गोन्स फोकाई के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन इधर ध्यान रख सकते हैं। क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे इधर, इफ इफ if associated lymph node, if associated lymph node, if associated lymph node is involved, node is involved, if associated lymph node is involved, अगर associated lymph node involve हो जाती है, associated मतलब इसके साथ में associated lymph node अगर involve हो जाती है, तो lymph node के अंदर अगर ये एंटर कर जाए तो वहां पर अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। किस नाम से जानते हैं, गोन्स कॉम्प्लेक्स। तो गोन्स फोकाई या गोन्स फोकस और गोन्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पूरे इधर ही इन्वॉल्व था, जहां पर लंग पेरेन्काइमा के अंदर अगर इन्वॉल्व आपको देखने को मिल रहा है, तो कैविटीज वगैरह का फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, लंग पेरेन्काइमा में अगर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है, इधर अगर देखने को मिल रहा है, तो ये तो हो गया गोन फोकाई। लेकिन अगर एसोसिएटेड लिम्फ नोड, किसको अंडरलाइन करना, लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट कर लिया कि ये जो स्ट्रक्चर थी ये यहाँ से निकलकर लिम्फ नोड का इन्वॉल्व करके लिम्फ नोड के अंदर एंटर करती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको गोन्स कॉम्प्लेक्स के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ये अब क्या देखने को मिलेगा आपको, गोन्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, गोन्स कॉम्प्लेक्स, ये अपन ने ऊपर ही लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या चीज, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, क्या लिख दिया, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट अपन ने लिख दिया। तो ये अपन ने गोन्स कॉम्प्लेक्स का ऊपर ही अपन ने कार्यक्रम कर दिया, तो ये लो, ठीक है क्या, इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये गोन फोकाई तो गोन कॉम्प्लेक्स की बात करी। एक पॉइंट और यहाँ से अपन डिस्कस कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं क्या, रेंके कॉम्प्लेक्स। क्या डिस्कस कर सकते हैं, रेंके कॉम्प्लेक्स। तो जो गोन फोकाई है किस में कन्वर्ट होता है, ये रेंके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, रेंके कॉम्प्लेक्स। अब रेंके कॉम्प्लेक्स का मतलब समझना, क्या रेंके कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, वही ये मैक्रोफेज आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। और मैक्रोफेज के अंदर क्या प्रेजेंट, बैक्टीरिया आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। ये लो, ये बैक्टीरिया हो गया, ये लो, ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया इस मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट है। बाकी चारों तरफ आप लोगों को ये देखने को मिल रही थी, कौन कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह आ गई थी, चारों तरफ न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ गई थी, ठीक है। ये पॉइंट अपन इस तरह कंसिडर कर सकते हैं।
बाकी एक्सुडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा था। एक्सुडेट, एक्सुडेट का मतलब होगा यहाँ पर प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन रिच चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक्सुडेट का मतलब ये होगा जो फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रोटीन आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और पॉइंट की, अगर बात करें यहाँ पर और क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, इस एरिया के अंदर कोलेजन स्कार्स, कोलेजन स्कार्स, कोलेजन स्कार्स प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर्स आएंगे, कोलेजन स्कार्स यहाँ पर क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या देखने को मिलेंगे, कोलेजन स्कार्स। तो ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ कोलेजन फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर्स क्या हो गए, इधर आकर डिपॉजिट हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगी फाइब्रोसिस। क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब यहाँ पर फाइब्रोटिक टिश्यूज डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कोलेजन, कोलेजन स्कार बोल दो या फिर कोलेजन फाइबर्स बोल दो, ये पॉइंट यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। तो कोलेजन फाइबर्स हो गए, फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम डिपॉजिट। और कैल्शियम डिपॉजिट को अपन बोल सकते हैं कैल्सिफिकेशन। क्या देखने को मिलेगा, कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, कैल्सिफिकेशन। और यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्या चीज है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम वो भी क्या हो जाएगा, इस एरिया में डिपॉजिट हो जाएगा। ये लो, ये कैल्शियम क्या हो गया, इधर डिपॉजिट हो गया। और ये कार्यक्रम अगर आप लोगों को देखने को मिला, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, फाइब्रोटिक टिश्यूज आ गए, कोलेजन स्कार्स आपको देखने को मिल रहे, तो इसी को अपन रेंके कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इधर क्या देखने को मिलता है, रेंके कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, तो इसी को अपन रेंके कॉम्प्लेक्स के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये पूरा जो होता है, ये रेंके कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरे पॉइंट अपन ने रेंके कॉम्प्लेक्स में डिस्कस कर ली। अब ये खराब सी चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये क्या कर सकता है, अल्सरेट कर सकता है। इसमें क्या डेवलप हो सकता है, अल्सरेट हो सकता है, अल्सर डेवलप हो सकता है, अल्सरेट हो सकता है, एंड रप्चर भी हो सकता है। एंड क्या हो सकता है, ये रप्चर। तो इट कैन अल्सरेट एंड इट कैन रप्चर, इट कैन अल्सरेट एंड इट कैन रप्चर, रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में अल्सरेट एंड रप्चर, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ध्यान दे सकते हो। एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट विल हैपन, ब्रोंको 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 प्लूरल फिस्टुला विल फॉर्म, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। तो ये इसके रप्चर के कारण ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन सकता है, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। तो ये पोर्शन अगर यहाँ पर ये कार्यक्रम आप लोगों को चल रहा था, इतना कार्यक्रम चल रहा था, और ये बिल्कुल डिस्टिल एंड के अंदर यहाँ पर ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, तो ये रप्चर अगर हो गया तो ये यहाँ पर फिस्टुला का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लूरा प्रेजेंट होती है, और ये फिस्टुला का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके कारण पर्टिकुलर क्या चीज डेवलप हो सकती है, वहां पर उस एरिया के अंदर पस वगैरह का भी फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण क्या डेवलप हो सकता है, एम्पाइमा की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, एम्पाइमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो एम्पाइमा की ईटियोलॉजी के अंदर अपन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जिक्र करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट ब्रोंको 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 प्लूरल भी हो सकता है, और ब्रोंको एल्वलार, ब्रोंको एल्वलार फिस्टुला भी क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो ब्रोंको एल्वलार फिस्टुला भी आपको डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये ब्रोंकाई वाले पोर्शन और एल्वलाई वाले पोर्शन में, इसके कारण ब्रोंको एल्वलार फिस्टुला के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, न्यूमोनिया भी यहाँ पर डेवलप हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन। क्या डेवलप हो सकता है, न्यूमोनिया भी डेवलप हो सकता है, जिसको अपन ब्रोंको न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंको न्यूमोनिया। तो ब्रोंको न्यूमोनिया क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ये ब्रोंको, जब अगर बात करें एयरवे का इन्वॉल्वमेंट अगर देखने को मिल रहा है, तो उसमें चीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक बात है क्या। अच्छा, ये रैंक के कॉम्प्लेक्स अपन ने बना दिया, इतना इतना बना दिया रैंक के कॉम्प्लेक्स, ये अपन ने इतना कार्यक्रम कर दिया, इतने कॉम्प्लिकेशंस अपन ने डिस्कस कर दिए, किसके कारण एम्पाइमा वगैरह हो गया, ब्रोंको न्यूमोनिया वगैरह हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो रैंक के कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी अगर अपन बात करें, तो ये डोरमेंट स्टेज के अंदर एंटर कर सकता है। एक बार स्टेजेस की अगर बात करें, तो 3 स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिलती है। पहली जो स्टेज होती है उसको अपन बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज, या फिर अपन बोल सकते हैं डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज, डोरमेंट फेज, डोरमेंट फेज के अंदर जो आपको ये पूरा बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट तो है, लेकिन ये कैसे प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, तो डोरमेंट फेज के अंदर होता है। तो ये किस में एंटर कर सकता है, ये डोरमेंट फेज के अंदर एंटर कर सकता है। तो डोरमेंट फेज के अंदर ये इनएक्टिव के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इस इनएक्टिव फेज के अंदर, डोरमेंट फेज के अंदर
इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। इन्फेक्शन की कंडीशन आप लोगों को डेवलप होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूचर में कभी भी ये डोरमेंट स्टेज से किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये लेटेंट स्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये लेटेंट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और लेटेंट स्टेज की अगर अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं, प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज बोलते हैं, प्री एक्टिव स्टेज और प्री एक्टिव स्टेज। एंड प्री एक्टिव स्टेज मतलब एक्टिव होने से पहले जो होता है वो प्री एक्टिव स्टेज होता है। एंड पेशेंट विल प्रोग्रेस टू इन्फेक्शन, प्रोग्रेस टू इन्फेक्शन। अब इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है एंड पेशेंट कैन प्रोग्रेस टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस उसके अंदर क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। और तीसरी स्टेज की बात करें, तीसरी फेज की अगर बात करें तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिव फेज। क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज, एक्टिव फेज, एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के अंदर अगर अपन बात करें एक्टिव फेज के अंदर क्या चीज डेवलप हो जाती है, उसके अंदर पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर एक बार एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है, एक बार एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, हो सकता है वो जो बैक्टीरिया जो है वो कौन सी स्टेज में, वो डोरमेंट फेज के अंदर लंबे समय से रहे, लेकिन बाद में कभी फ्यूचर के अंदर वो क्या हो जाए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। क्या हो जाए, फ्यूचर के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। या फिर अगर अपन बात करें उसमें क्या मिले, रिस्क फैक्टर्स मिले, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर और कोई रिस्क फैक्टर्स उसमें क्या करें, कंट्रीब्यूट करें, तो वो डोरमेंट फेज से निकलकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेटेंट फेज में आ जाएगा। और लेटेंट फेज में आकर वो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी टीबी हो जाएगा। मतलब एक बार ऐसा जरूरी है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अंदर की तरफ बैक्टीरिया चला गया, नॉर्मल डिफेंसेस को पार करके चला गया तो एक बार में टीबी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अंदर की तरफ वो प्रेजेंट रह सकता है लेकिन डोरमेंट फेज में रहेगा। लेकिन जीवन में बाद में कभी भी उसको मौका मिलेगा, जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डेवलप होगा, रिस्क फैक्टर्स डेवलप होंगे, तो वो प्री एक्टिव स्टेज से प्रोग्रेस कर सकता है और एक्टिव स्टेज के अंदर क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ये तीन स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिलती है। इन तीन स्टेजेस की अगर अपन ने बात करी तो डोरमेंट स्टेज अपन बोलते हैं, एक लेटेंट स्टेज बोलते हैं और एक अपन बोलते हैं एक्टिव स्टेज। इनके अंदर क्या करता है, ये बैक्टीरिया प्रोग्रेस करता है, इन्फेक्शन जो होता है ये ऐसे ही क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। क्लियर बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इसके अंदर क्या कर दिया, कंसिडर कर लिए। एम आई क्लियर और नॉट? बाकी अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करा इसके पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, फिर अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस वगैरह, इसका ट्रीटमेंट सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।